तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड at a point O due to this small current element dl carrying a current I is given by mu naught upon 4 pi times I times dl cross r upon r cube। अब हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंट टर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले है I विच इज द करंट इन द करंट एलिमेंट, dl जो है विच इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल करंट एलिमेंट, और उसका डायरेक्शन किस में होगा, उसका डायरेक्शन होगा सेम एज द करंट, और r क्या है, R is the position vector of point O with respect to DL। सही है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में R क्यूब है वहां पे R क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R। सही है। अब अगर हम ऐसे देखें कि इसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या आएगा, दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा में थीटा क्या एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर। जो ये एंगल थीटा होगा दैट इज साइन थीटा, जो कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। अब यहाँ पे एक नया टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। अब हम देख लेते हैं कि इस टर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस कांस्टेंट को विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी उससे कंपेयर करके देखें तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट कांस्टेंट है उनमें इनफैक्ट एक रिलेशन होता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट जो होता है उसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और उसकी यूनिट्स होती हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सही है। अब जब इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो ये ओवरऑल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 7। सही है। अब जो हम इन इक्वेशंस में इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और इन टर्म्स को हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, बट अब उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, बट डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन जो है वो हम DL क्रॉस R के रिजल्टेंट के सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो DL क्रॉस R का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, DL की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को लेके जाएंगे, उसको R की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बट सिर्फ करंट कैरिंग वायर के लिए एक और तरीका होता है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में लेके जाऊं और अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, तो जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो सीधा मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो यानी कि यहाँ पे हम देखें तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रही है, और अगर हम वायर के इस तरफ देखें तो हमारी फिंगर्स बाहर आ रही है, तो इस तरफ वायर के आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वायर के सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये अभी हमने देखा कि बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है। अब इस टॉपिक के आने वाले वीडियोस में हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करेंगे और डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे।